वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम अब शुरू करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। पिछले कुछ वीडियोस में जो कि प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, हमने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा। तो विश्व का भूगोल, इसकी शुरुआत सबसे पहले होगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम सब कुछ विश्व के भूगोल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत ये सर्वमान्य है। इसे ही माना जाता है कि इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, 1920 ईस्वी में एडविन हेबल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है, इसी को बोलते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। और इसके प्रमाण एडविन हबल ने 1920 में दिए थे। तारों के निर्माण की बात करें तो तारों का जो निर्माण होता है वो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण जो है इसमें समान नहीं था। ठीक है, तारों के निर्माण में और घनत्व में भी आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। ठीक है, और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि आकाश गंगाओं का विकास कैसे हुआ, पदार्थों के एकत्रण से। पदार्थों के एकत्रण कैसे हुए कि जो पहले कुछ घनत्व पे पदार्थ थे, ऊर्जा थी, उसमें क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते थे वो गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। धीरे धीरे करके जितने भी ये पदार्थ थे वो एकत्रित हुए। इस प्रकार आकाश गंगाओं का तारों का निर्माण हुआ। एक आकाश गंगा जो होती है वो असंख्य तारों का समूह होती है और इसका विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें ग्रहों के निर्माण के बारे में। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले तो होता है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई। ठीक है, कांट की वायव्य राशि और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑप्शन भी पूछा गया था एक बार ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में। ये परिकल्पनाएं उनसे संबंधित हैं, ग्रहों की उत्पत्ति से। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन और मिल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना और H.N. रसेल द्वारा द्वैतारक सिद्धांत, ये सब इसमें प्रमुख हैं। हमारी गैलेक्सी, ठीक है, जो कि हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है वो जिस गैलेक्सी में है उसको आकाश गंगा बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है या फिर दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे बोला जाता है। गैलेक्सी जो है वो अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यानी अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमित आकार। जैसे गैलेक्सी का ना कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गैलेक्सी ऐसे अंडाकार ही होगी। गैलेक्सी जो है वो त्रिभुज भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है, षटकोण भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ गैलेक्सी का कोई आकार ही ना हो। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें अनंत गैलेक्सियां हैं। ठीक है, इसमें अनंत गैलेक्सियां हैं। उस अनंत गैलेक्सियों में अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनेक आकाश गंगाओं में अनगिनत सौरमंडल हैं। ठीक है, आगे अगर और देखें तो उसमें देखिए प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 1 मिलियन तारे हैं जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। ठीक है, इनका अगर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तारों के निर्माण के बारे में, तो जो गैलेक्सी में
उपस्थित हाइड्रोजन है और हीलियम है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की संघटक निहारिकाओं से इनका निर्माण होता है। सुपरनोवा विस्फोट की अगर बात करें तो इसके विस्फोट के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा जो है वो मृत्यु दशा को प्राप्त होता है। और सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, उसमें से सूर्य हमारा एक प्रमुख तारा है। और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। क्वासर की अगर बात करें, देखिए क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर एग्जाम में ये भी पूछा गया है, क्वासर के भी बारे में। देखिए हम अपनी मटेरियल में सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये क्वासर देख लिया। ओरियन नेबुला की अगर बात करें तो यह हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, ठीक है, ओरियन नेबुला। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ें तो देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में। ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ओरियन नेबुला के बारे में क्या बताया था कि ये हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। उसी तरह क्वासर क्या है? क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। फिर है अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखें तो आकाश का रंग दिखाई देगा काला, और पृथ्वी से अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता। फिर है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या होता है कि एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है, और इसी सीमा के अंदर की घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है, ठीक है। इवेंट होराइजन जो है ये ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है और इसके अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलैरिटी क्या होता है? ये भी टर्म बार बार आता है। तो सिंगुलैरिटी जो है वो अंतरिक्ष काल का एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का, यहाँ पे इसका अनंत हो जाता है। किसी भी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है, ठीक है, सिंगुलैरिटी। फिर है स्ट्रिंग थियरी। इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है? कण और भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें ब्रह्मांड में 4 मूल बलों में से 3, जो कि आपके विद्युत है, चुंबकीय हैं और दुर्बल प्रबल बल हैं। चौथा बल कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। इसको छोड़ करके ये 3 बलों की व्याख्या की जाती है और ज्ञात सभी मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये है स्टैंडर्ड मॉडल। आगे अब इसमें देखते हैं, विश्व के भूगोल में नंबर आता है सौर मंडल का, ठीक है। इसमें हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल में हमारे कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है बुध सूर्य के सबसे निकट। ये सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण होता है 28 दिन का, और अपने अक्ष पर घूर्णन होता है इसका 59 दिनों का, ठीक है। सबसे पहले जो ये 8 ग्रह हैं इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। आंतरिक ग्रह मतलब जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, जो कि चट्टानों से बने हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? इसमें आता है आपका बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल। ये ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। आगे जो हैं 4 ग्रह, ये क्या हैं? ये पहले तो सूर्य से बहुत दूर हैं, इनका आकार भी बहुत बड़ा है और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं।
ये ग्रह हैं आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये याद रखिएगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रहों में आते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है और ये गैस और तरल पदार्थों से मिल करके बने होते हैं। वहीं आंतरिक ग्रह जो हैं वो चट्टानों के बने होते हैं, ठोस होते हैं, सूर्य के बहुत निकट होते हैं। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल होता है 88 दिन का और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन होता है 59 दिनों का। ठीक है, शुक्र जो है इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिनों का है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों का है। पृथ्वी हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिनों में, अपने अक्ष में घूर्णन 1 दिन में और इसके पास एक चंद्रमा है। ठीक है, मंगल की बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, चंद्रमा की संख्या है 2। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है इसका 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का इसका होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट का होता है और चंद्रमा की संख्या लगभग 79 है। आगे शनि की अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट का। वहीं यूरेनस 84 साल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में समय लगाता है, 84 साल का, और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका 17 घंटे 14 मिनट है। और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इसका 164 सालों का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट का और इसकी चंद्रमा की संख्या है 13। तो ये हमने देख लिया बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बारे में। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी मंडल आंतरिक ग्रह हैं, ये सूर्य के निकट चट्टानों के बने हुए। आगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर, आकार में बहुत बड़े और ये बने होते हैं तरल पदार्थ और गैस से। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, और निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने, क्रोट के बनने की शुरुआत लगभग 5 से लेकर के 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी। ठीक है, और ग्रह जो हैं लगभग 4.6 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले बने। ठीक है, जो ये पहले 4 ग्रह थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह। इसका अर्थ ये है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। ठीक है, वैसे भी पता है कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो बने होते हैं चट्टानों के। ठीक है, चट्टान है, उसमें शैल धातुएं हैं। दूसरे जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी ये आंतरिक वाले हैं, यानी जिसको पार्थिव या टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, उनका घनत्व तो ज़्यादा होगा। जो बाहरी ग्रह हैं, यानी जो बचे आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसमें क्या है कि ये विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। इनका यानी जोवियन ग्रहों का जो घनत्व होता है वो पार्थिव ग्रहों के घनत्व से कम होता है। ठीक है, जोवियन का अर्थ होता है कि बृहस्पति की तरह। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की तरह। इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों से ये विशाल होते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल होता है इनका। सभी ग्रहों के निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ग्रहों का निर्माण याद रखिएगा 4.6 अरब पहले। ठीक है, सौरमंडल की बात करें तो देखिए सूर्य से दूरी एक खगोलिक एकक में है, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,हजार किलोमीटर एक एकक के बराबर है। ठीक है, जो पृथ्वी की देखिए एक जो है सूर्य से दूरी, इसको एक एकक दिया गया है। जो पृथ्वी की दूरी है सूर्य से, उसको बोला गया है एक एकक। उसी आधार पे सारे ग्रहों की दूरी बताई जा रही है और एक एकक का मतलब है कि 14,95,98,हजार किलोमीटर, यही दूरी एक एकक कहलाती है और यही दूरी पृथ्वी की मध्यमान दूरी है। तो
तो दूरी की अगर बात करें तो देखिए पृथ्वी तो हो गई 1 उसी तरह बुध जो है 0.387, शुक्र 0.723, पृथ्वी 1, मंगल 1.524, बृहस्पति 5.203, शनि 9.539, यूरेनस बहुत ही दूर 19.182 और नेपच्यून 30.058। अगर देखा जाए पृथ्वी की दूरी 1 एकक है, वहीं पृथ्वी से 30 गुना दूर नेपच्यून है 30 एकक, ठीक है, 30.058। वहीं अगर घनत्व की बात करें तो देखिए घनत्व बुध का 5.44, पृथ्वी शुक्र जो है 5.245, पृथ्वी 5.517, मंगल 3.945, बृहस्पति 1.33, शनि जो है 0.70, यूरेनस 1.17 और नेपच्यून 1.66। हम पहले भी पढ़े हैं कि जो ये जोवियन ग्रह हैं, ठीक है, ये बाहरी बड़े वाले बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, गैसीय पदार्थ और तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इनका घनत्व जो है ये जितने टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं, उनसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो अंदर वाले ग्रह हैं, आंतरिक टेरेस्ट्रियल पार्थिव ग्रह, वो क्या है कि चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, सैल और धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कहीं यहीं अगर पृथ्वी का घनत्व 5.5 है तो वहीं शनि का घनत्व 0.70 है, ठीक है। आगे अर्धव्यास की अगर बात करें, अर्धव्यास मतलब ये जो व्यास है इसका आधा, अर्धव्यास त्रिज्या। तो बुध का क्या है 0.383, शुक्र 0.949, पृथ्वी 1, मंगल 0.533, वहीं बृहस्पति बहुत बड़ा, ये अर्धव्यास से मतलब आपके आकार से है, उसके आकार से बृहस्पति का आकार देखिए 11.99, वहीं शनि 9.460, यूरेनस 4.11, नेपच्यून 3.88, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सौर मंडल के ग्रहों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अब आगे अगले वीडियो में देखते हैं डिटेल में। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।